नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? पहला, पूर्ण या परम निर्धनता। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता। चौथा है प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास देखी है तो आप लोगों को याद होगा कि निर्धनता के प्रकार के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा किया था और पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आपका सही आंसर है 1 और 2 और इसके आधार पर जो कूट आप चुनेंगे वो होगा 1 और 2। ठीक है, अब और क्या प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है? जैसे अलग अलग समितियां रही हैं जो निर्धनता के मापन से संबंधित हैं। तो 1962 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति नहीं कहेंगे, दरअसल कार्य समूह कहेंगे, जो योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उसके बाद 1979 की बात करें तो वाई के अलग समिति का गठन किया गया। उसके बाद फिर 1993 में डीटी लकड़ावाला समिति का गठन किया गया। 2009 में एक और समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। और फिर फाइनली 2014 में एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम था सी रंगराजन समिति। लेकिन केवल इससे बात नहीं बनेगी। समितियों ने क्या सुझाव दिया, किसको आधार माना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले समिति की बात करें, यानी कि अलग समिति, जो विशेष कार्य समिति भी या कार्य समूह भी कहा जाता है, इन्होंने कहा कि देखो भैया, ग्रामीण क्षेत्र में लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा का उपभोग करता है तो वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों में चूंकि शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है, इसलिए कोई अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा का उपभोग करता है तो वो गरीब नहीं होगा। ठीक है, अब इनको कौन बताया कि भैया उसके बाद भी ज़रूरतें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, केवल खाना ही नहीं होता। इन्होंने ये कहा कि 2400 कैलोरी ऊर्जा उपभोग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको परचेज करने की क्षमता रखता है। 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा उपभोग कर रहा है तो उसको परचेज करने की क्षमता रखता है, यानी कि उसके आधार पर उसका मूल्य और मूल्य निकाल करके हम गणना कर लेंगे। लेकिन आगे चल करके जो अगली समिति गठित की गई थी, यानी कि लकड़ावाला समिति, उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य के आधार पर गरीबी का मापन करना चाहिए और इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसका निर्धारण किया, अर्थात सीपीआई का उपयोग किया। एक और समिति जो तेंदुलकर समिति गठित की गई थी, इन्होंने कैलोरी के स्थान पर शिक्षा और स्वास्थ्य को आधार बनाया और इसी के आधार पर उन्होंने मापन किया। जो रंगराजन समिति गठित की गई थी, रंगराजन समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तेंदुलकर समिति ने जो बात कही है उस समिति की सिफारिशों की समीक्षा करें। तो इन्होंने कहा कि देखिए, तेंदुलकर समिति ने जो आधार माना है उससे अधिक व्यापक आधार को इन्होंने मान करके और कहा कि इसके आधार पर मापन किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अधिक व्यापक उपभोग मानक को इन्होंने आधार माना। तो ये सभी समितियां थीं जो इससे संबंधित हैं, यानी कि गरीबी से संबंधित है, गरीबी का निर्धारण करने से या निर्धनता रेखा के निर्धारण करने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आर्थिक विकास की बात कर रहा है तो इसका आप लोगों को अनुमान होगा कि समृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ग्रोथ मात्रात्मक है जिसका मापन पीसीआई के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक है जिसका मापन एचडीआई इंडेक्स और अन्य इंडेक्स के आधार पर किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। अब इसके आधार पर इन ऑप्शंस को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव होता है, लेकिन कैसा, सकारात्मक या नकारात्मक नहीं बताया गया है। तो इसके आधार पर बताइए, जैसे जैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट पाते हैं और इस आधार पर आप कोशिश करते हैं कि केवल उतने ही बच्चे हों जिनको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ इत्यादि इत्यादि। इसलिए जब ग्रोथ होती है तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ग्रोथ कम हो जाती है, कम होने लगती है। यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो दोनों ही प्रभाव होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपने ग्रोथ किया
और जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तो इसका मतलब उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। ठीक है, संसाधनों का अभाव होगा, चाहे आप ग्रोथ करते रहिए जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी। लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या स्थिर हो गई है, वो जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि अगर नहीं होगी या जनसंख्या नहीं होगी तो क्या आप ग्रोथ कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थों में प्रभावित करती है। इसलिए आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? और ये कहा गया है कि आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और आसान भाषा में कहूँ तो जहाँ पर भी मुद्रा का लेन देन शामिल है उसे हम आर्थिक क्रिया मानेंगे। अगर मुद्रा का लेन देन नहीं हो रहा है तो वह आर्थिक क्रिया नहीं है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो उसमें किस लिए कर रहे हैं? आपको वेतन मिलता है, और वेतन मिलता है यानी कि उसमें आपका आर्थिक हित शामिल है, मुद्रा का लेन देन किया जा रहा है। किसान कृषि कार्य कर रहा है, भले ही वो अपने उपभोग के लिए कर रहा है, लेकिन बीज खरीदेगा, फर्टिलाइज़र खरीदेगा, कीटनाशकों को खरीदेगा, ये सब कुछ में एक्सचेंज होगा, मनी का एक्सचेंज होगा, यानी कि यह भी आर्थिक क्रिया है, यह भी आर्थिक क्रिया है। और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें मनी का एक्सचेंज होगा, मनी का लेन देन, मुद्रा का लेन देन होगा। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। ये स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। मान लीजिए कोई रिक्शा चालक, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चढ़ाई पर कोई सामान लेकर के चढ़ रहा है, आपने देखा कि भाई ये चढ़ा नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। यानी कि आपने सेवा तो दिया, आपने धक्का लगा दिया, उसका रिक्शा चढ़ गया, क्या उसके बदले उसने आपको पैसा दिया? नहीं दिया। तो हम क्या कहेंगे? स्वैच्छिक समाज सेवा। आप स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, उसमें मुद्रा का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए वो आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जननी सुरक्षा योजना के बारे में कह रहा है, तो केवल जननी सुरक्षा योजना से संबंधित सभी बातों को रिकॉल कर लें और बाकी उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ें। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जून 2021 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ जो मातृत्व प्लस नवजात शिशु दोनों के मृत्यु दर को कम करना है। और मृत्यु दर को कम करना है तो देखिए, अब यहाँ पर जो उद्देश्य कहा गया है, जो लिखे गए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा इससे मैच करता है? देखिए, मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, तो बिल्कुल ये सही है। अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। केवल मातृत्व मृत्यु दर, बिल्कुल नहीं है। केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी बिल्कुल नहीं है। केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब कह रहा है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ। अब ध्यान रखने वाली बात है कि पीएम गति शक्ति योजना ये किससे संबंधित है, कब शुरुआत की गई थी, ये सारी बातें आप लोगों को याद कर लेना है। तो पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत 2021 में किया गया था। यहाँ पर क्या कहा गया है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। अगर इसके स्थान पर 21 होता तो ये सही होता, यानी कि एक स्टेटमेंट तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए, ये और ये तो बिल्कुल गलत है, और ये वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो 1 ना तो 2 कह रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस वाले ऑप्शन को हटा करके अब देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक पाइपलाइन है। आप कहते हैं ना कि आपके पाइपलाइन में कितनी सारी योजनाएं हैं, आपके दिमाग में कौन कौन से कार्य हैं जो पहले से बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध हैं, उनको आप करने वाले हैं, तो उसी का मतलब है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 7 इंजनों, कौन सा है? सड़क का विकास करना है, रेलवे का विकास करना है, एयरपोर्ट का, बंदरगाह का, जनसंचार के साधनों का, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, ये सभी क्या हैं? अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना यानी कि ऐसी अवसंरचना या ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए, ठीक है, आर्थिक इकाइयों के विकास के लिए सहायक होती हैं। तो ये आपका जो है ये वाला सही होगा, और इसके हिसाब से केवल और केवल 2 सही होगा। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मध्याह्न भोजन योजना, जिसे पीएम पोषण योजना बाद में बना दिया गया, ये क्यों शुरू किया गया था? तो जो स्कूल में बच्चे जाते थे, खाना खाने घर आ रहे हैं और उसके बाद नहीं गए। दरअसल गरीबी के कारण बच्चे खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और माँ बाप बाल श्रम में लगा देते थे और इस वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था, उनका पोषण सुनिश्चित नहीं हो रहा था। सरकार ने कहा कि हम दोपहर का खाना आपको देंगे, स्कूल में ही दोपहर का खाना मिलेगा। और स्कूल में चूँकि दोपहर का खाना मिलेगा तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। एक और महत्वपूर्ण बात, लर्निंग आउटकम को भी बढ़ाना है, उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना था कि बच्चों का पोषण सुनिश्चित किया जा सके और ड्रॉप आउट रेट को कम किया जा सके, तो ये कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित में से किस और किन श्रेणियों की पहचान की है? तो दो पहचान किया है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। ये दोनों ही सही है, यानी कि सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सही ऑप्शन आपका सी होगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो कहा गया है, आखिर आय निर्धनता क्यों कहा गया है, क्यों निर्धारित किया गया है? तो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण आय निर्धनता को शामिल किया गया है। मानव निर्धनता को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए या सम्मानपूर्वक जीवन जीने से वंचित होने के कारण मानव निर्धनता को भी यूनाइटेड नेशन ने इसमें शामिल किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को शामिल किया गया है और दोनों ही, यानी कि ए और बी दोनों सही है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कौन सा सही हुआ। यहाँ पर देखिए, MS स्वामीनाथन, जो आपको आता है, जो आपने हमेशा पढ़ा है, रटा हुआ है, सुना हुआ है, उसको देखिए। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। और बताइए, मोरारजी देसाई, ये किससे संबंधित है? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। तो देखिए ए का हो गया 3, अब ए का देखिए, ए का हो गया 3। और क्या यहाँ पर कहा गया है कि डी का 1, तो डी का देखिए 1 हो गया। इसके आधार पर मिला सकते हैं, तो सही आंसर, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लगातार आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल जो बात है जो समझने की आवश्यकता है। माल्थस ने ये कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वह ज्यामितीय वृद्धि होती है। ज्यामिति का मतलब कि 1, 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। जबकि जो संसाधन होते हैं, जैसे बताइए भूमि का विकास उसी क्रम से होता है क्या? वो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 ऐसे तो नहीं होता। संसाधन है, और संसाधन है तो बताइए इसमें कैसा गणितीय आधार पर इसमें वृद्धि होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो आप इसको सही करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। जनसांख्यिकी लाभांश, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 15 से लेकर के 59 वर्ष की जो जनसंख्या है या आय वर्ग की जनसंख्या है वो कार्यशील मानी जाती है। तो कार्यशील, अब एक और महत्वपूर्ण बात कि एक कार्यशील आबादी है जो 15 से लेकर के 64 वर्ष की होती है। यहाँ पर दिया गया है 59 वर्ष, 15 से लेकर के 64 वर्ष की होती है, और दूसरी 0 से लेकर के 14 वर्ष, और जो 65 वर्ष के बाद की आबादी, 65 वर्ष और 65 वर्ष के बाद की आबादी, उसे गैर कार्यशील माना जाता है। अच्छा, अगली बात कि आश्रित आबादी जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जो दिव्यांग हैं, इनको आश्रित आबादी माना जाता है। लेकिन कोई दिव्यांग यदि नौकरी में है, सर्विस कर रहा है, तो उसे हम आश्रित आबादी नहीं मानेंगे। अच्छा, एक और कोर्ट का डिसीजन आया है कि महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वह नेशनल बिल्डर हैं, राष्ट्र निर्माता हैं,
और राष्ट्र निर्माता हैं तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में महिलाओं के द्वारा किया गया घरेलू कार्य शामिल नहीं किया जाता। अब हो सकता है चीज़ें बदलें तो महिलाओं को लेकर के जो कोर्ट का डिसीजन है उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। आपने इसको समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखें। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। अब अग्रणी बैंकिंग योजना, इससे संबंधित बात मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर देखें लीड बैंकिंग स्कीम। लीड बैंकिंग स्कीम के बारे में मैंने कहा था कि एक क्षेत्र विशेष में, एक ज़िले में जितने सारे बैंक हैं उन सभी बैंकों को RBI ने कहा कि एक काम करिए, आप वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दीजिए। वित्तीय समावेशन का विस्तार नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा? 1969 में RBI ने कहा कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है और वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तो बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बचत होगा तो निवेश होगा और निवेश होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसके लिए वित्तीय समावेशन जरूरी है क्योंकि वित्तीय समावेशन से संसाधन गतिशील होता है। वैसे आपने अपने घर में पैसा जमा किया और उसे घड़े में कहीं घर के कोने में गाड़ करके रख दिया, संसाधन स्थिर हो गए। पहले लोग ऐसा करते थे। अभी बैंकिंग व्यवस्था जैसे वित्तीय समावेशन यानी कि प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जो वंचित वर्ग हैं वो जुड़ेंगे तो इसका मतलब है संसाधन गतिशील होगा और गतिशील होगा तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होगी। अब ऐसी स्थिति में बैंकों को कहा गया कि आप वित्तीय समावेशन को बढ़ाइए और जब RBI ने पूछा कि आपने किया तो सभी बैंकों ने बहाना किया कि मैंने किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। RBI ने कहा कोई बात नहीं, क्लास का एक मॉनिटर निश्चित कर लेते हैं और RBI या तो प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक किसी भी बैंक को क्लास का मॉनिटर घोषित कर सकता है, यानी कि लीड बैंक, ठीक है, उसे लीडर घोषित कर सकता है और RBI उससे पूछेगा कि भैया यहाँ पर बताओ जो वित्तीय समावेशन का कार्य दिया गया था वो हुआ या नहीं हुआ, किसने किया किसने नहीं किया। तो उसमें प्राइवेट या निजी क्षेत्र का बैंक कोई भी हो सकता है, उसके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? मैंने आप लोगों से कहा था कि हर अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्रम होता है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, इस तरह से विकास होता है। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक का विकास उतना नहीं हुआ, लेकिन द्वितीयक क्षेत्रक का भी नहीं हुआ। ये अलग बात है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने लक्ष्य रखा था कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसका विकास हो, लेकिन नहीं हो पाया। और 1991 का रिफॉर्म हुआ जब हमारे सामने BOP का संकट था। BOP संकट के बाद जो हमने रिफॉर्म किया, रिफॉर्म के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई उससे सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हो गया। अब चूँकि सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है वो अधूरा रह गया, उसका विकास नहीं हुआ। तो द्वितीयक क्षेत्रक के विकास के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI योजना, ये सभी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि उसका विकास हो सके। तो यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है और दोनों ही सही है। तो आप क्या कहेंगे? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।